Hey friends, I hope that you're doing it well. So in this particular video we're going to start with next part which is the circulatory pathway. अभी हम सब कुछ रिलेटेड पढ़ेंगे सर्कुलेशन से एंड आई होप कि आपका जो प्रीवियस पार्ट 1 है उसका सभी लाइन क्लियर हुआ होगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी. सो हम एनसीईआरटी को ईच एंड एवरी लाइन बहुत ही मजे से समझ के पढ़ रहे हैं एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज 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 आस्क और डाउट को क्लियर करो एंड स्टडी. दैट्स ऑल that going to make you a doctor for sure. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद सर्कुलेटरी पाथवे. ये ऐसा टॉपिक है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा बेसिक्स, बट स्टिल इफ यू हैवेंट हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से बिकॉज एनसीईआरटी को भी पता है कि भाई रिविजन इज इम्पॉर्टेंट. तो बेसिक से हाई लेवल तक जाएगा बट बी रेडी कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी. सो मेक योर माइंड सो प्रिपेयर्ड कि आप उसको इनटेक कर सको. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चलिए हम एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं. तो एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि द सर्कुलेटरी पैटर्न, ओहो पैटर्न होता है आर ऑफ टू टाइप. कि जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड सर्कुलेट करता है, ये दो प्रकार के होते हैं. या तो ओपन होता है या तो क्लोज्ड होता है. व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ये प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोड्स में, मॉल्यूस्क में, इन विच द ब्लड आर पंप बाय द हार्ट, passes through the large vessels and open into the space or a body cavity called as sinuses. So what is open circulatory system? देखिए open circulatory system क्या होता है, जिसमें ये किस में देखने को मिलता है? पहले आर्थ्रोपोड्स, मॉल्यूस्क, इन दोनों में हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. व्हाट आर आर्थ्रोपोड्स? इंसेक्ट्स. मॉल्यूस्क जिसमें हमारे पास मॉल्यूस्क, दिस इज द कैटेगरीज ऑफ द एनिमल्स जो हमें बताई, जिसमें आपको ऑक्टोपस से देखने को मिलते हैं. दैट इज जस्ट कैटेगरीज. हम आर्थ्रोपोड्स, मॉल्यूस्क को डिटेल में पढ़ेंगे इन एनिमल किंगडम, बट अभी के लिए याद रख लो इट्स अ ग्रुप. आर्थ्रोपोड्स इज अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड मॉल्यूस्क रिलेटेड टू समथिंग ऑफ मरीन एनिमल्स. इतना याद रख लो. ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है ओपन. सर्कुलेट क्या होता है कि देखो इसमें क्या होता है, जो ब्लड है ना वो डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ यूटेंसिल, आपने एक बॉटल से पानी लाया और डंप कर दिया, डायरेक्ट गिरा दिया. सिमिलरली यहाँ पे ब्लड आता है, सर्कुलेट होता है, उसको डंप कर देते हैं और उसी के अंदर सारे ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं. सो लाइक अ फ्लोटिंग ऑर्गन्स. सो हमारी बॉडी के अंदर कैविटी है, बॉडी के अंदर ब्लड पंप हुआ एंड एवरीबडी जस्ट फ्लोटिंग, दैट्स इट. ठीक है, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखने को मिलता है? एनालिड्स, कॉर्डेट्स. एनालिड्स के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर, पूरे मैमल्स के अंदर कॉर्डेट्स के अंदर सारे कॉर्डेट्स आ गए, उनके अंदर हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो पंप होता है हार्ट में, इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स. दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, देन कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है. ये ना ज़्यादा एडवांटेजियस है. क्यों है? क्योंकि प्रॉपर पाथ फॉलो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पर्सन, एक जो प्रॉपर पाथ को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करता है, ऑफकोर्स उसके चांसेस टू क्लियर इट इज हाई एज कम्पेयर टू पर्सन जो रैंडमली पढ़ रहा है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, वो पंप वाला जो ब्लड है वो डायरेक्टली पोर हो रहा है, उसमें जो क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स है वो तैर रहे हैं और ऑर्गन्स अपनी नीड के हिसाब से ब्लड से न्यूट्रिएंट ले. दैट्स नॉट एट ऑल करेक्ट. वो बोलते हैं ना कुछ फायदा नहीं होगा, इतना एडवांटेजेस नहीं है, बट हाँ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें पर्टिकुलरली आर्टरीज, कैपिलरीज सभी कुछ एकदम अच्छे तरीके से पाए जाते हैं. और कॉर्डेट्स पोजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट. तो ऑफकोर्स अभी सबसे पहले पंप करना इम्पॉर्टेंट है, तब जाके वो सर्कुलेट करना. सर्कुलेट करने से पहले पंप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सबसे पहले हम जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट को पढ़ेंगे, कैसे पंप करता है वो पढ़ेंगे एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे. ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट. यानी जितने भी वर्टिब्रेट है मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है. व्हाट इज मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट? यानी कि मसल से बना हुआ होता है, हार्ट होता है. अभी हमें पता है कि जो हमारा मैमल्स का हार्ट है वो 4 चेम्बर होते हैं, यानी कि 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ मैमल्स में जो हायर होते हैं. लेकिन कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिश, जिनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है. यानी कि एक आर्टरी हो गया, एक वेंट्रिकल हो गया, 2 चेम्बर्ड हार्ट है. ठीक है, 2 चेम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल. एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग्स आ गए एंड द रेप्टाइल जिसको एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, याद रखना क्रोकोडाइल को छोड़ के
हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स सिर्फ एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल्स, इनको छोड़कर क्या होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, सिमिलर लाइक दिस, ठीक है, 2 एट्रिया होना और 1 वेंट्रिकल होना। याद रखना 3 चेम्बर में क्या होता है, 2 एट्रिया होता है, असर्शन रीजनिंग में 2 वेंट्रिकल कर देंगे और आपको समझ में नहीं आएगा और -5 हो जाएगा। 2 एट्रिया होता है और 1 सिंगल वेंट्रिकल होता है। वेरस जो हमने एक्सेप्ट किया था क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, यहाँ पे क्या होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि प्रॉपरली 2 एट्रिया होता है एंड प्रॉपरली 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। याद रखना है कि 2 चेम्बर्ड किस में होता है, 3 चेम्बर्ड किस में होता है, 4 चेम्बर्ड किस में होता है, एवरीथिंग। और जहाँ पे एक्सेप्शन आ गया तो भाई क्वेश्चंस बनने की चांसेस और प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसका बोलते हैं ना एक्सेप्शन है, तो याद रखना है कि किसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक है। With 2 atria and 2 ventricle, in fishes the heart pump out deoxygenated blood, in which oxygenated by the gills and supplied to a body from where deoxygenated blood is returned to the heart, single circulation। अभी देखो यहाँ पे ना सर्कुलेशंस की बात की गई है कि हमने जो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था एक डायरेक्शंस 4 चेम्बर्ड हार्ट का, लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है 2 चेम्बर्ड हार्ट का कैसे होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट का कैसे होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट का कैसे होता है। तो 2 चेम्बर्ड का एग्जांपल हमने फिश को दिया, तो आपको तो पता हो, हमें तो पता है कि 4 चेम्बर का तो हमें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। सो ऑफकोर्स आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया ही होगा कि भाई ये जो 2 चेम्बर्ड हार्ट है उसमें कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 1 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है, तो उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखते कैसे क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है, लाइन को समझते हैं कि इन फिशेस द हार्ट पम्प्ड आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि जनरली हम क्या याद करते हैं कि हार्ट पंप आउट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैमल्स के थ्रू, जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था मैमल्स के अंदर, उसी को हम अपने माइंड में इनग्रेन करते हैं और ऐसा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर फिश की बात किया जाए तो जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करता है, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स, यानी कि ये हार्ट है, यहाँ पे गिल्स बनाते हैं, आपको पता है ना गिल्स बहुत इम्पोर्टेंट, ये गिल्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये गिल्स है, और यहाँ पे मैं 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल वाला हार्ट फॉर्म कर लेती हूँ। यहाँ से पंप तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, बाय द गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ये क्या आ गया, बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यू। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो, एंड फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू अ हार्ट, और यहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड, ऑफकोर्स ये ब्लड को, ब्लड टिश्यू ने जितना भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज कर लिया होगा और इसी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन वो हार्ट में भेजती है। समझा, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हार्ट है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के अंदर जाएगा। लेट मी हाईलाइटेड विद अनदर कलर ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, यानी कि सबसे पहले हमारा हार्ट है नंबर 1, हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को शेयर किया, गिल्स को शेयर किया, गिल्स को सेंड किया ताकि वो उसको ऑक्सीजनेट कर पाए। जैसे ही उसने ऑक्सीजनेट किया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर बॉडी टिश्यू ट्रांसपोर्ट हो गया। बॉडी टिश्यू ने अपना ऑक्सीजन यूटिलाइज किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट को सेंड कर दिया। इसी प्रोसेस को हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। किसके बेसिस पे सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन होता है? सिंगल सर्कुलेशन यानी कि हार्ट में ब्लड एक ही बार आया हो, एक ही वैरायटी का आया हो, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हो। दोनों में फर्स्ट टाइम में भी और सेकेंड टाइम में भी ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड ही है, यानी कि हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो एक ही बार सर्कुलेट हुआ है। ठीक है, दैट इज वाई सो हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर है? देखो, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स ईजी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। आई होप इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट 3 चेम्बर्ड हार्ट का देखते हैं कि ऑफकोर्स हमने देखा था कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। अभी उसमें कैसा सर्कुलेशन होता है, आई होप ये क्लियर है। लेट मी रब दिस। ओके, अब
क्या बोल रहा है कि इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन एंड द राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट बॉडी. हाउएवर, देखो लेट मी, अभी हम इसको समझते हैं. 2 एट्रिया, पहले हम वो बनाएंगे हार्ट. ये समझो ऐसा ही है. ये 2 एट्रिया हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये वेंट्रिकल हो गया. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ताकि हमें समझने में आसानी हो. इसमें क्या बोल रहा है कि द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जैसे कि हमें पता है एम्फीबियंस जो लैंड पे भी ले सकता है, वाटर पे भी ले सकता है, इसकी वजह से वो ऑक्सीजन गिल से भी ले सकता है, लंग से भी ले सकता है, स्किन से भी ले सकता है. प्रीमियरली इसका एग्जाम्पल आप याद रख लो, फ्रॉग. तो क्या करता है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ठीक है, एंड द राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट बॉडी. और ये जो राइट एट्रियम है उसके पास क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यानी कि मैं यहाँ पे डीई लिख देती हूँ. ठीक है, however they get mixed up in a single ventricle which pumped out the mixed blood. यानी कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेकिन दोनों क्या हो गया, वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे 3 चेम्बर में मिक्सिंग होती है. और ऐसे मिक्स्ड में क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. इनकम्प्लीट क्यों हुआ, क्योंकि 2 तो आया, यानी कि 2 बार ब्लड आया, 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्लड आया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आया, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये मिक्स हो गया. इसी की वजह से सेपरेट नहीं हुआ, इसकी वजह से इनकम्प्लीट रह गया. इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. क्लियर, ये बहुत ईजी था भाई. राइट में आया डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में आया ऑक्सीजनेटेड, मिक्सिंग हुआ और वो जो मिक्स्ड ब्लड है वो सर्कुलेट होता है ऑल ओवर द बॉडी. यानी उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. क्लियर है. 2 चेम्बर समझा, 3 चेम्बर समझा. अभी नेक्स्ट समझते हैं. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन बर्ड्स एंड मैमल्स हमारी बात कर रहा है जिसमें 4 चेम्बर होता है. वो तो बड़ा भाई बेसिक से आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो लेट अस रिवाइज दिस, बट ईजी है. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट and right atria respectively passes on the ventricle of the same side. The ventricle pumped it without any mixing up, that is the 2 separately circulatory pathways are present in this organ and hence this animal do have a double circulation. Let us study the human circulatory system. इतना उसने क्या बोला है कि ये हार्ट है, ऐसा समझ लो. यहाँ पे राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया. जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सेपरेट सेक्शन में आता है. सिमिलरली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सर्कुलेट भी डिफरेंटली होता है. इसका मतलब 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्लड है, 2 डिफरेंट सर्कुलेटरी पाथवे फॉलो होता है, एंड दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन. क्योंकि 2 डिफरेंट सर्कुलेटरी पाथवे रन होता है किसमें, बर्ड्स के, मैमल्स के हार्ट में जो 4 चेम्बर्ड होता है. अभी हम आगे वाले सेक्शन में किसके बारे में पढ़ेंगे, मैमल्स स्पेशली ह्यूमंस की सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले कि कैसा ब्लड सर्कुलेट होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, एवरीथिंग. ओके, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम को हम समझते हैं. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 चेम्बर मस्कुलर हार्ट तो होता ही है, लेकिन एक नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड द फ्लूइड इज ऑल्सो सर्कुलेटेड विच इज सर्कुलेटेड. यानी कि हम इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड इज बीइंग सर्कुलेटेड जो हार्ट पंप करता है, और एक प्रॉपर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स प्रेजेंट होता है इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी हार्ट के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई. अगर हार्ट को इतना स्पेसिफाई किया हुआ है तो हार्ट जो मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, याद रखना. हमको पता है ना कि जब हम एम्ब्रियो टर्म में होता है तो 3 डर्म फॉर्म होते हैं, एंडोडर्म, मीजो, 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं. अभी जर्म लेयर क्या होता है कि भाई हमें पता है कि जब हमें पता है जाइगोट बनते हैं तो जाइगोट में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं. ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं ना अपने आप को 3 डिफरेंट सेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, और वही 3 डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट ऑर्गन का निर्माण होता है. वो 3 सेक्शन में से एक सेक्शन है जो मिडल लेयर होता है, जो मिडल सेल का लेयर होता है, जिसको मीजोडर्म बोलते हैं. उससे डिराइव क्या होता है, हार्ट.
इसी की वजह से हम बोलते हैं कि जो हार्ट है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, वो सिचुएटेड है। इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना। इसका लोकेशन क्या है? थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक एब्डोमेन के ऊपर का जो एरिया होता है दैट इज नथिंग बट चेस्ट एरिया इज अ थोरैसिक कैविटी। इन बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में होता है, लेकिन स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, यानी कि ये सब फॉर एग्जांपल मेरी फिस्ट का साइज का मेरा हार्ट है तो कुछ ऐसा टिल्ट होता है टू द लेफ्ट लंग्स। इट हैज द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिश। व्हाट इज क्लेंच्ड फिश? बंद मुट्ठी के साइज का हमारा हार्ट होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग, यानी कि जो हमारे पास हार्ट है वो डबल लेयर मेम्ब्रेनियस बैग से प्रोटेक्टेड होता है। वो लेयर का नाम क्या है? पेरिकार्डियम, एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। याद रखना पेरिकार्डियम रिलेटेड है हार्ट से, क्योंकि आगे जाके आप लंग्स के अंदर भी आपने पढ़ा था, बॉस कवरिंग्स की बात पढ़े थे। कवरिंग्स होती, जितने भी कवरिंग्स है ना आपको उसके नाम याद रखने हैं, कंफ्यूज मत होना। पेरिकार्डियम इज रिलेटेड टू हार्ट, पेरिकार्डियम, कार्डियम इज समथिंग रिलेटेड टू हार्ट एंड पेरी यानी कि कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन वॉल्ड है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास हार्ट का वॉल है तो यहाँ पे कवरिंग होगी और एक यहाँ पे कवरिंग होगी। उन दोनों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ऑफकोर्स फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि हमें पता है कि हमारा हार्ट पंप करता है, मूवेबल होता है, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए उनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चेम्बर। ऑफकोर्स हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, यानी कि 2 आर्टरी है एंड 2 वेंट्रिकल्स है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। 2 relatively small upper chamber called as atria and 2 larger lower chamber called as ventricle। अब यहाँ पे ना एक हार्ट कैसा दिखता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका लोकेशन दिया हुआ है, उसकी क्या क्या कवरिंग है वो दी हुई है। इंपॉर्टेंट याद रखना कि हमने पढ़ा कि हमारी जो हार्ट है उसमें क्या होता है? एट्रिया होता है और वेंट्रिकल होता है। नोट करने वाली बात क्या है कि एट्रिया कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है और जो हमारे पास वेंट्रिकल होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है। असर्शन रीजनिंग आ सकते हैं भाई। जिस लाइन में क्वेश्चन बनने की संभावना ना हो तो याद रख लेना असर्शन रीजनिंग बनने की पूरी संभावना है। अ थिन मस्क्यूलर वॉल कॉल्ड एज इंटरएट्रियल सेप्टम separates the right and left atrium। थिन, आपको पता है a thin muscular wall called as interatrial septum separates the right and left atria, whereas a thick wall, क्या बोल रहा है thick wall? देखो, whereas the thick wall interventricular septum separates the left and the right ventricles। देखो अब ये जो 3 लाइन में ना यहाँ पे हमें जो हार्ट के अंदर जो सेप्टम होती है, सेप्टम यानी कि जो सेपरेट करती है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल्स है, जस्ट लाइक दैट। तो 2 एट्रिया को जो सेपरेट करती है, जो पर्टिकुलर सेप्टम जो 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, जो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, उनके बीच में ना एक बोलते हैं ना डिवीजन होता है। उस डिवीजन को सेप्टम नाम दिया हुआ है और उस डिवीजन का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस डिवीजन डिस्क्रिप्शन क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको पता है ब्लड फ्लो पूरा बिगड़ जाएगा। सो ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। थिन कहाँ पे, थिक कहाँ पे, याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं लेकिन सभी को नहीं उतना होता, क्योंकि वो ये सब पे मिस कर देते। क्या मिस करते? देखो इसमें बोल रहा है कि थिन मस्कुलर वॉल होता है कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम दैट सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। जैसे कि यहाँ पे 2 एट्रिया है तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है हम उसको क्या बोलते हैं? इंटर, यानी कि दोनों के बीच में, एट्रियल यानी कि 2 एट्रिया के बीच में सेप्टम होता है, ठीक है। वो किस कंडीशन का होता है, उसका नेचर कैसा होता है? पहली बात तो थिन होता है, यानी कि जो 2 एट्रिया को सेपरेट करता है जो वॉल, वो वॉल बहुत पतली होती है। मस्क्यूलर इन नेचर होती है, यानी कि मसल से बनी हुई होती है, मस्क्यूलर इन नेचर होती है, थिन होती है और मस्क्यूलर होती है, याद होना चाहिए। 2 डिफरेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन किसका? इंटर एट्रियल सेप्टम का। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या बोल रहा है ये? याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 2 एट्रिया को सेपरेट करता है विच इज इंटर एट्रियल सेप्टम, वो पहली बात तो थिन होता है और दूसरी बात मस्क्यूलर होता है। अब देखते हैं कि वेरस थिक, याद रखना, थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम
बट जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उनके बीच का जो डिवीजन वाला जो वॉल है वो थिक होता है। देखो याद रखना, थिक, इसकी कैरेक्टराइजेशन को आपको याद रखना है। पहली बात तो थिक होता है जो सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को। मस्कुलर ये भी होता है, लेकिन थिन कहाँ पे होता है, थिक कहाँ पे होता है भाई, क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे असर्शन रीजनिंग बन सकते, तो मेक श्योर दैट यू लर्न दिस। ठीक है, तो थिन कौन सा होता है, इंटरएट्रियल सेप्टम, और थिक कौन सा होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना क्लियर है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लेट मी चेंज द कलर कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अभी हमें पता है कि हमने देखा कि दो एट्रिया के बीच का सेपरेशन है, दो वेंट्रिकल के बीच का सेपरेशन है, बट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का भी तो कोई सेपरेशन होना चाहिए ना, तभी तो सब कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ एकदम सही तरीके से। यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। वो सेपरेशन भी होता है, और वो जो दीवार होती है वो पहली बात तो थिक होती है, दूसरी बात फाइब्रस इन कंडीशन होती है, फाइब्रस इन नेचर होती है। सो हमने जब भी देखा कि दो एट्रिया, इंटर एट्रियल एंड इंटर वेंट्रिकुलर, वो दोनों मस्कुलर होती है, लेकिन एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड जो होती है पहली बात तो थिक होती है, एंड दूसरी बात फाइब्रस इन नेचर होती है। सो इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, पहली बात थिक एंड फाइब्रस, और इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियो कहाँ से आता है, एट्रियम से, वेंट्रिकुलर कहाँ से आता है, वेंट्रिकल से, और सेप्टम। ठीक है, ये लाइन क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन आने की 101% चांसेस है। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of same side are connected. यानी कि उनके बीच में ओपनिंग होती है दो एट्रिया, ताकि इजी फ्लो हो पाए, कनेक्शन हो पाए बेसिकली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वेल्व फॉर्म्ड बाय 3, याद रखना ये नंबर 3, मस्कुलर फ्लैप और कस्प, द ट्राइकस्पिड वाल्व। व्हाट इज वाल्व, वाल्व होता है कि जो कंट्रोल करता है फ्लो को, और हम अभी मैकेनिज्म समझेंगे कैसे एट्रिया से जो ब्लड होता है वो पंप होता है वेंट्रिकल में। द पंपिंग ऑफ वेंट्रिकल मतलब जो ब्लड जो एट्रिया में प्रेजेंट होता है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेंट्रिकल के अंदर आना है। तो इस आने जाने को जो ये जो बेसिकली एक दीवार है जो मॉनिटर कर रही है, जिसको हम सेप्टा बोलते हैं, वो सेप्टा का वो किस तरीके से अरेंज्ड है, वो कैसे हेल्प करती है, वो इस लाइन में बताया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सेम साइड कनेक्टेड तो है, लेकिन उनकी एक वैल्व होती है, किसकी, याद रखना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की जो वैल्व होती है वो 3 वैल्व से बनती है, यानी कि 3 वॉल्स बनती, 3 दीवालों से बनती है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वैल्व बोलते हैं। वेरस एक बाइकस्पिड वैल्व होती है जिसको मेट्रियल वैल्व भी बोलते हैं, जो गार्ड करती है द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि ये जो हमने देखा कि हमारे पास ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन की कैरेक्टराइजेशन को डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व है वो कैसी बनी हुई है, उसका नाम क्या है, डिफरेंट ट्राइकस्पिड वैल्व। ऑन द अदर हैंड जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को मॉनिटर करती है, जिसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं और मेट्रियल वैल्व भी बोलते हैं, याद रखना, मेट्रियल वैल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड भी बोलते हैं, किसको, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के ओपनिंग को। क्लियर है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि हार्ट के बारे में, हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पहले वो किस तरीके से बना, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, देन ओनली वी विल एबल टू फाइंड इट्स कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, राइट। इसकी फंक्शनिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी कंडीशंस को पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा जो हार्ट है मेजरमेंट डिराइव्ड है, क्लेंज्ड फिस्ट के हिसाब से क्या होता है, उसका साइज होता है। नॉट ओनली दैट, डिफरेंट वैल्व्स, ये सब हमने देखा, डिफरेंट वैल्व्स भी होते हैं जो एक राइट एट्रिया और दो एट्रिया को जो सेपरेट करता है, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हमने उसके नेचर भी देखा कि भाई जो इंटर एट्रियल होते हैं और इंटर वेंट्रिकुलर होते हैं वो मस्कुलर इन नेचर होते हैं, और ऊपर वाला जो इंटर एट्रियल होता है वो थिन होता है और इंटर वेंट्रिकुलर थिक इन नेचर होता है। और हमने ये भी देखा कि एक एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का भी सेपरेशन है, उनको भी एक वैल्व सेपरेट करता है, उनके बीच का भी बोलते हैं दीवार खड़ा है, वो कैसा नेचर का होता है, वो थिक तो होता है लेकिन फाइब्रस इन नेचर होता है। अब ये जो दोनों के बीच का जो वॉल है वो किस वे से अरेंज्ड है, जैसे अगर राइट एट्रियम की बात करेंगे तो इसको हम ट्राइकस्पिड वैल्व बोलते हैं। क्यों ट्राइकस्पिड वैल्व बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन है, ये जो बाउंड्री है वो इस तरीके से अरेंज्ड है कि जैसे कि वो इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल,
वो 3 मसल्स, 3 ऐसा फाइब्रस टिश्यू टाइप अरेंज और जो फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर जब हम राइट की बात करेंगे तो राइट की बात में हमने क्या बोला, ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट की बात करेंगे तो हम इसे बाइकस्पिड बोल सकते हैं और मीट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं। याद रखना उसको ऑल्टरनेट याद रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट नेम्स, बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट करने में वो क्वेश्चंस में दे देता है। सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो रिमेंबर कि उसको बाइकस्पिड के साथ साथ मीट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड का तो भाई एक ही नाम है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है हमारे पास कि जो ओपनिंग होती है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की, बाय द वे ये डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इस डायग्राम की नेमिंग्स को अच्छे तरीके से याद करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आ गया तो आप इजिली आंसर कर पाओ। ठीक है, अभी क्या बोल रहे थे, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है pulmonary artery and aorta में respectively and are provided with a semilunar valve. The valve in a heart allows the flow of blood only in one direction. देखो यहाँ पे valve का काम, जैसे कि मैंने आपको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड valve बताया था, तो valve का काम क्या होता है, valve का काम होता है कि वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके। आपको पता है हार्ट एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर फ्लो होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और उसी को एनहांस और उसी को हेल्प कौन करता है, हमारे ये वेल्व्स करते हैं। From atria to ventricle and from ventricle to pulmonary artery or aorta. These valves prevent any backward flow. So ये जो valve होते हैं वो backward flow को निग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर एक बार बैक फ्लो हो गया तो हमारी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो बेकार हो जाएगी। यू नो अगर हार्ट की फंक्शनिंग बेकार हुई तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। अब ना हम ये लाइन समझेंगे, ये जो दो लाइन है ना, इसको ना विदाउट डायग्राम हम समझ नहीं सकते। देखा जाए तो मेरी हार्ट मतलब मैं ड्राइंग बहुत बेकार है, बट यार थोड़ी सी साइंटिफिक बना के हम समझ सकते हैं। ठीक है, हमें पता है ये इनके बीच का सेप्टम, 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 याद रख लेना। लेट मी चेंज द कलर। इसमें बोल क्या रहा है, देखो कि वो क्या होता है कि द वेल्व, इसका डायरेक्शन बता रहा है कि ब्लड कैसे मूव करता है। तो ब्लड कभी भी ना एट्रिया से मूव करता है, राइट। दिस इज लाइक अ एट्रिया, मैं सुपरफिशियल डायग्राम बना रही हूँ, ये वेंट्रिकल। सो ब्लड एट्रिया में आया, एट्रिया से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से एक हमारे पास ना पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा अटैच्ड होते हैं। अब ये आर्टरी एंड अयोटा क्या करते हैं, या तो इसको ये ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएंगे या तो ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट करेंगे। सो वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है अयोटा एंड आर्टरीज। ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ से अब ब्लड लेते हैं और ऑल ओवर बॉडी को सर्कुलेट करते हैं। अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो यही जो वेंट्रिकल से कनेक्टेड जो वेन्स है, जो कैपिलरीज है, वो क्या करेंगे, वो लंग्स के पास लेके जाएंगे। क्लियर है इतना। और ये पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा किसके लिए रिस्पेक्टिवली बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ड क्या, देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो राइट होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो लेफ्ट होता है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो राइट के लिए क्या बोला गया, राइट के लिए बोला गया पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि वो जो आर्टरी कलेक्ट करेगा और वो उसको लंग्स के पास लेके जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में पता चल गया ना, ऐसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी के टर्म्स में फॉर द हार्ट वाली जो कैपिलरीज है उसमें एक्सेप्शन है, उसमें आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और अयोटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो ऑल ओवर बॉडी को सर्कुलेट करता है ताकि सारे टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाए। आई होप ये लाइन क्लियर है आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल, यानी कि देखा जाए तो पूरा हार्ट ना मस्क्यूलर इन नेचर है, मसल से बना हुआ है। The wall of ventricles are much thicker than that of atria। भाई ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया, इसका मतलब इसके ऊपर असर्शन रीजनिंग बनने की पूरे चांसेस है। यानी कि बोल क्या रहा है कि अगर समझो ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट, जब भी मैं बोली मसल्स की बात, थिकनेस की बात करूंगी ना, तो वेंट्रिकल की थिकनेस बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है ना हार्ट ना पंप होता है, तो आप, मैंने आपको जस्ट बताया यहाँ से हमारी आर्टरीज और अयोटास कनेक्टेड है। अयोटा क्या करती है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करती है, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड अयोटा के अंदर जाएगा उतनी अच्छे तरीके से सर्कुलेशन होगी। तो वेंट्रिकल से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड आर्टरीज में मतलब ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी,
ज़्यादा पंपिंग करने के लिए उसका मस्कुलर थिक होना चाहिए ना। आर्टरीज को तो पूरी बॉडी में पंप नहीं करना, आर्टरीज को तो सिर्फ वेंट्रिकल में पंप करना है, तो उसका मसल थिन भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेंट्रिकल्स के जो मसल है उसको तो ऑल ओवर बॉडी करना है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना अच्छा फ्लो होगा। इसी की वजह से जो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल होते हैं वो थिक होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया। आई होप आपको ये रीजन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, अ स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड एज नोडल टिश्यू। अब नोडल टिश्यू क्या होता है, बड़ी मजेदार है, देखते हैं। हम हार्ट को अच्छे तरीके से बनाते हैं फिर ये समझेंगे। तो हमने जैसे कि हार्ट को ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पैच ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होता है जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। अभी नोडल टिश्यू क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट, नॉट ओनली दैट यहाँ पे होता है कि यहाँ पे होता है कि यहाँ पे होता है, कुछ कुछ पैच ऑफ टिश्यूज होते हैं जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नोडल टिश्यूज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट एट, ये लोकेशन याद रखना स्टूडेंट्स, ये लोकेशन याद रखना, क्वेश्चन से असर्शन रीजनिंग फंसाएगा तो ये यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा, तो याद रखना। क्या बोल रहा है, राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर मतलब राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, मतलब राइट अपर कॉर्नर किसके, राइट एट्रियम के, इस कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड। सो जो ये नोड होता है ना इसको हम बोलते हैं SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये नोड क्या करता है, आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है ना वो हमेशा से धक 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 करने देता है, बीट करता है, बीट करता है कि पंपिंग ऑफ ब्लड मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड हो सके इजीली। सो बीट करने के लिए उसको एक्शन देना पड़ेगा, वो मसल्स को उनको बार बार एक्शन देने के बाद बीट हो, तो ये ना पेस मेकर की तरह काम करता है, यानी कि एक्शन जनरेटर की तरह काम करता है हमारा SA नोड। तो इट्स अ नोडल पैच जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक्शन को प्रोड्यूस करता है, एक्शन को इंड्यूस करता है इन द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, ताकि पंपिंग अच्छी तरीके से हो पाए, इन द मसल्स ऑफ एट्रिया ऑल्सो, ताकि प्रॉपर में फ्लो हो पाए, प्रॉपर पंपिंग हो पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट टिश्यू क्या है, अनदर मास ऑफ टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट। मैंने बोला ना ये लोअर लेफ्ट यहाँ पे, हाँ ये एट्रिया ही है, लोअर लेफ्ट उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम ही, राइट एट्रियम की इसमें है लेकिन लोअर ये लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है, क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जैसे कि एट्रियो और वेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट है उससे थोड़ा सा क्लोज। देखो ये जो लोकेशन स्पेसिफाई कर रहा है ना, तो आपको लोकेशन अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, लोकेशन शुड बी स्पेसिफाइड, और आपके तरफ से लोकेशन याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इस पे, याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। सो ये नोड को हम क्या बोलते हैं, AV नोड, AV नोड यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। A bundle of nodal tissue called as atrioventricular bundle continues from AVN, which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of interventricular septum and immediately divide into right and left bundle। यानी कि कुछ कुछ नोड्स यहाँ तक आते हैं, इनके बीच में मतलब ये जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, उनके बीच के अंदर भी एमर्ज करते हैं, देन इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नेटवर्क्स के थ्रू फैल जाते हैं। वो वही बोल रहा है, दैट्स इट। अब क्या बोल रहा है, दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स। मैंने बोला था कि यही ये जो नोडल टिश्यूज है ना ये आके फैलते फैलते इसमें इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आके डिवाइड हो जाते हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ये इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर बोलते हैं ना एक माइन्यूट फाइबर्स के बीच में अराइज हो जाते हैं थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर्स। और ये फाइबर्स को जो माइन्यूट फाइबर्स है, जो एक्सटेंशन है नोडल टिश्यूज का, और जो डिवाइड हो जाते हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजेस फाइबर, नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ नोडल टिश्यू। पैच के फॉर्म में नहीं होता बट एक बोलते हैं ना ब्रांचिंग के फॉर्म में एमर्ज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजेस फाइबर। याद रखना, ये सब नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, पहली बार में याद नहीं होगा बट हो जाएगा याद। These fibers along with right and left bundles are known as bundle of His. These fibers along with right and left bundles are known as bundle of His. ये जो फाइबर्स है along with this and this, इसको हम क्या बोलते हैं, bundle of His. Just a name, भाई आपको पता ना बायो का काम क्या है, नेमिंग करना, that's it। यानी किसी भी चीज को एक नाम दे देंगे, that's it। अगर आपको ये देखना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, डायग्राम्स की भी जरूरत पड़ सकती है हमारे पास। यहाँ पे स्पेसिफाई देख रहे हैं, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस,
मतलब ये जो इसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, दिस इज बंडल ऑफ हिस, और यहाँ पे आपको पुरकिंजेस फाइबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो ऑफकोर्स लेबलिंग दिया होगा, नहीं पुरकिंजे फाइबर का नहीं दिया हुआ, लेकिन बंडल ऑफ हिस का बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आपको देख लो कैसे एक्सटेंशन हो रहा है। देन ये एक्सटेंशन, ये येलो मार्क पे ध्यान दो आप, ठीक है, कैसे एक्सटेंशन हो रहा है। ये एक्सटेंडेड पार्ट जो फाइबर्स के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलेंगे, पुरकिंजेस फाइबर, और ये जो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम में प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। क्लियर है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर होता है। द नोडल मस्क्यूलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। मैंने जैसे कि आपको बोला कि जो नोडल पैच है ना, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो एक्शन करता है कि भाई एक्शन पोटेंशियल भेजेगा और वो धड़केगा, मतलब वो पंपिंग करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसको मतलब बार बार इसको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई करो, बोलते ना ऑटो मोड पे सेट है, दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potential that could be generated in every minute vary at different parts of nodal system. The SCN node, ये वाला जो node है, वो कितने action potential कर सकता है? Can generate the maximum number of action potential, which is 70 to 75 times per minute. एक मिनट में ये कितने action potential generate कर सकता है? Action potential मतलब इन सिंपल वर्ड, एक हिंदी में टर्म में बोलूँ ना, कितने बार वो वेंट्रिकल को पंप करा सकता है ताकि ब्लड जो है ना वो अयोटा के अंदर जा सके और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पुश हो सके। तो वो 70 to 75 टाइम कर सकता है। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा पोटेंशियल। एक तो ऑटो एक्साइटेबल है, इसको बार बार ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती सिग्नलिंग देने के लिए कि भाई तुम धड़को, अभी तुम्हारी धड़कने की टाइम है, वो ऑटोमेटिकली करेगा, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल तो है ही, लेकिन इसकी एफिशिएंसी देखो कि 70 to 75 टाइम्स पर मिनट विद इन 60 सेकेंड्स कर लेता है। And is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is called as pacemaker, और इसी की वजह से ऐसे नोड को हम पेसमेकर बोलते हैं। याद रखना पेसमेकर किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को। आपको ऑप्शन में एवी नोड भी होगा, और मोस्ट ऑफ 90 और 50% ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको याद नहीं होता है कि ऐसे नोड होता है, ये एवी नोड होता है, वो बेसिकली वो एवी नोड को करके आ जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजेस फाइबर से रिलेटेड है। आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स क्या लॉजिक लगा लेते, बट याद रखना ऐसे नोड इज अ पेसमेकर। Our heart normally beat 70 to 75 times in a minute. एवरेज बोलेंगे तो 72 बीट्स पर मिनट। तो जितना भाई जितना एक्स को एक्शन पोटेंशियल देगा, कितने बार वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को इन अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, वही हार्ट बीट होता है। तो भाई जितने बार ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, उतनी देर तक ही हमारा जो बेसिकली वेंट्रिकल है वो उतने बार अपने आप को एक्शन में डालेगा, और उतना ही हमारे पास हार्ट बीट एज अ कैलकुलेट करके आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो अभी तक बेसिक था, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि एवी नोड क्या है, ऐसे नोड क्या है, उसका काम क्या है। देखा जाए हम समराइज करें तो बड़ा ही सिंपल एंड शॉर्ट है। अभी तक हमने इतना भी एडवांस लेवल तो जा नहीं रहे भाई, बहुत ही इजी लेवल जा रहा है। बोल क्या रहा है देखो, अभी तक इन्होंने यही बताया कि हमारा जो हार्ट है ना ऑटो एक्साइटेबल है। हमने बचपन में पढ़ा था ये टर्म ऑटो एक्साइटेबल है, यानी उसे कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन या ब्रेन को बार बार उसको याद दिलाने, सिग्नल करने की जरूरत नहीं होती है कि भाई धड़को, अभी तुम्हें ब्लड भेजना है टिश्यूज के पास, नहीं, वो ऑटो मोड में होता है, वो अपने आप ही करता है। लेकिन ये होता कौन है, ये कौन करता है? ये कोई मशीन या कोई ऑर्गन नहीं करता है, जस्ट अ पैच ऑफ अ टिश्यू। बहुत सारे सेल्स एक जगह कलेक्ट हो गए जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ट। तो ऐसे हमें 2-3 जगह पे नोडल टिश्यू देखने को मिलता है। सबसे पहले राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसे हम ऐसे नोड बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे होता है एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस, एंड उसी से जनरेट होके ब्रांचिंग के फॉर्म में पुरकिंजेस फाइबर देखने को मिलता है। ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एंड व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल नथिंग बट बोलते ना एक सिग्नलिंग देना कि भाई हार्ट को सिग्नलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वेंट्रिकल को सिग्नल्स की जरूरत है कि कब वो पंप करे, कब वो धड़के, राइट? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे पास ऐसे नोड। सो इतना क्लियर है? ओके। और उसी से हमें क्या मिलता है? हमारी हार्ट बीट मिलती है जो 70 to 75 टाइम्स है। यहाँ पे आपको जितने भी नंबर से, जितने भी डेटा से याद रखने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर दैट यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। लाइंस को भी याद रखना। लाइंस को क्यों याद रखने बोलते हैं टीचर्स? बिकॉज असर्शन रीजनिंग आपके सिलेबस में है, क्वेश्चंस घुमाता है और बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स के -5 हो जाते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा वो 4 मार्क्स हमारे अंडर हो। वो कैसे होगा? नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, सिर्फ हमें एनसीईआरटी की लाइंस को समझना है। इतना क्लियर है? ओके।
अब चलते कार्डियक साइकिल के ऊपर। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल होता है ये पूरा साइकिल, यानी कि जो हमने बोला कि 70 to 75 बीट होता है, एक बीट के अंदर होता क्या है भाई, 70 to 75 टाइम वो बीट करता है, लेकिन एक बीट के अंदर ब्लड का कैसा सर्कुलेशन होता है, एक बीट के अंदर कितने ml ऑफ ब्लड हमारे अयोटा या पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर पुश होता है, एवरीथिंग इन कार्डियक साइकिल। इंटरेस्टिंग है, नंबरिंग से, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? अभी मैंने बोला कि कार्डियक साइकिल में बताते हैं कि भाई वो एक बीट के अंदर होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है कि भाई हार्ट फंक्शन कैसे करता है। अभी एनसीईआरटी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो भाई इसका आंसर जस्ट नेक्स्ट लाइन में ही होगा। तो नेक्स्ट लाइन में आंसर क्या पूछ रहा है कि लेट अस नाउ लुक, इसके ऊपर देखते क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक, क्वेश्चन का आंसर अभी हम पूरा कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है उसका पूरा आंसर ही कार्डियक साइकिल है। To begin with, all the four chambers of the heart are in the relaxed state। यानी कि हम समझने के लिए कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास, आपको पता है पूरा हार्ट मूवेबल होता है, यानी कि बीट करता रहता है, लेकिन समझने के लिए समझते कि फर्स्ट स्टेज है कि भाई हमारे एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, हमारे वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, यानी कि दे आर इन द जॉइंट डायस्टोल। यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया है ऑफ रिलैक्स स्टेट, जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं। जॉइंट का मतलब क्या कि एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है। अगर सिर्फ एक ही, कोई दोनों में से कोई एक ही रिलैक्स्ड होगा तो सिर्फ हम बोलेंगे डायस्टोल, लेकिन यहाँ पे वर्ड हुआ है जॉइंट डायस्टोल, यानी कि दोनों ही रिलैक्स्ड है। तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल में रिलैक्स्ड का मतलब होता है डायस्टोल, और बोलते फंक्शन जो करता रहता है उसको हम बोलते सिस्टोल, जो फंक्शन जो मूवेबल फॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो रिलैक्स, जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, उसको हम सिस्टोल बोलेंगे। तो ये दो वर्ड है, इसका रियल मीनिंग तो भाई बहुत इजी है, रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, दैट्स इट। आपको पता ना बायो का काम ही है बहुत ही सिंपल चीज़ों को बायोलॉजिकल नेम देकर उसको थोड़ा हार्ड साउंड करना। बट अब वी हैव जस्ट, हमें पता चल गया कि उनका भाई मास्टर ट्रिक क्या, तो हम वी आर गोइंग टू मेक दिस सुपर डुपर इजी। So as the tricuspid and bicuspid valve opens, अब देखो मैंने आपको पढ़ा दिया tricuspid किसको बोलते हैं, bicuspid किसको बोलते हैं। Tricuspid which is also called as mitral valve, जो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में था, और राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या था, tricuspid valve, यानी कि बोल क्या रहा है कि open blood from the pulmonary veins and vena cava flow into left and right ventricle respectively। अभी बता रहा है कि फ्लो ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है। फ्लो ऑफ ब्लड इन द सेंस कि जैसे कि इन्होंने बोला है कि समझो कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन है, यानी कि जो भी ब्लड एट्रिया में था वो डायरेक्टली वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी कि दोनों ही वाल्व ओपन है। ठीक है, सो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लो इनटू लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, यानी कि लेफ्ट जो भी कलेक्टेड, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट एट्रिया के अंदर था वो डायरेक्टली क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर भी आ जाएगा। द सेमिल्यूनर वाल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। सेमिल्यूनर वाल्व किसके अंदर होता है, जो हमारे पास वेंट्रिकल से कनेक्टेड आर्टरीज होती है, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया या अयोटा हो गया, उनके वाल्व को हमने क्या नाम दिया था, सेमिल्यूनर वाल्व। द एसियन, जो एसे नोड है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जो स्टिमुलेट करता है बोथ एट्रिया को टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ऐसे नोट ने बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, उसने क्या किया, दोनों भी एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो बचा था वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा, यानी कि एट्रियल सिस्टोल। मैंने बोला था सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसका नाम का हमने क्या दे दिया, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय 30%, यानी कि पहले जितना गिरना था वो जो ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल्स में जाना था वो तो चला गया, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा जितना भी और 30% ब्लड एट्रिया में जो एक्यूमुलेटेड था वो किस में चला गया, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। तो जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड बाय एवी नोड। अभी एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी इंपॉर्टेंट है कि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि ऑल ओवर बॉडी क्या हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो। तो अब एवी नोड ने तो कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, अभी सॉरी जो एसए नोड है उसने तो कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, अभी एसए नोड सिग्नल भेजेगा एवी नोड को, एवी नोड सिग्नल भेजेगा बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस अपना बोलेगा एक्शन पोटेंशियल का सिग्नल भेजेगा पुरकिंजिस फाइबर को, पुरकिंजिस फाइबर एक्टिवेट होंगे, सिग्नल देंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि एवी नोड and from where bundle of his
transmitted through the center through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract, जिसको हम बोलेंगे ventricular systole. The atria undergo relaxation, और जब जैसे ही ventricle contract करेगा atria relaxed होगा, ठीक है. जॉइंट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा. जॉइंट डायस्टोल देखने को मिल सकता है, लेकिन जॉइंट कॉन्ट्रैक्टेड जॉइंट सिस्टोल देखने को आपको कहीं भी नहीं मिलेगा. जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो एट्रिया क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में होगा, ठीक है. कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर pressure, causing the closure of tricuspid and bicuspid valve due to the attempt backflow of blood into atria. कि जैसे ही ventricular contract होता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हार्ट को वापस बनाते हैं, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि ये ब्लड प्रॉपरली सिर्फ हमारे पास जो अयोटा है, जो आर्टरीज है जो इससे कनेक्टेड है, उसके अंदर ही जाए. उससे क्या होता है, उसके अंदर ही जाए. इसकी वजह से मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है, जो भी बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व था किसके बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, वो बंद हो जाता है ताकि जो ब्लड है वो वापस से हमारे एट्रिया के अंदर न जा पाए. आई होप इतना क्लियर है, ठीक है. एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, जैसे कि वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, सेमिल्यूनर वाल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी जो राइट साइड होता है और अयोटा आर फोर्स्ड ओपन. तो जैसे ही लेकिन मैं थोड़ा अच्छे से हार्ट बना देती हूँ ताकि समझ में आएगा आपको, ठीक है. क्या बोल रहा है कि देखो जैसे कि हार्ट आया, ये हमारे पास हार्ट बना, इससे कनेक्टेड जो हमने यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या होता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में अयोटा होता है. लेकिन समझने के लिए हम सिर्फ अयोटा का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अयोटा ऐसे कनेक्टेड है, तो जैसे अयोटा कनेक्टेड है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी ब्लड है वो फोर्स्ड ओपन होगा इसके अंदर जाने के लिए. और हमने बताया कि हमने अभी जस्ट देखा कि अयोटा की भी ओपनिंग को कोई कंट्रोल करते हैं, कोई वाल्व कंट्रोल करते हैं, इसको हम सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं. तो जैसे ही बाहर से प्रेशर आएगा तो सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दिस वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे. इससे क्या करेगा कि जो भी ब्लड है वो अयोटा के अंदर जाएगा और सर्कुलेटरी पाथवे फॉलो करेगा, और जो भी टिश्यूज को चाहिए रहेगा वो पूरी ऑल ओवर बॉडीज में सर्कुलेट होगा. मैकेनिज्म समझ में आ रहा है. हम एक बार पढ़ेंगे पैराग्राफ एंड वापस आए ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसे 2-3 बार रिवाइज करेंगे, एक अच्छे से डायग्रामेटिक में उसको वापस से समझेंगे ताकि आपको वो क्लियर हो जाए, ठीक है. द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स. जैसे ही जितना भी ब्लड है वो जो अयोटा के अंदर चला गया, देन वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा. तो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा तो हमें पता है हमारा जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, जैसे रिलैक्स्ड हुआ तो वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया. एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर falls, causing the closure of semilunar valve which prevents the backflow of the blood into the ventricle. तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है तो ये वेल्व वापस क्लोज हो जाता है, और क्लोज होगा क्यों, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valve are pushed open. So जैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से रिलैक्स स्टेट में आएगा, हमारे जो वेल्व जो बंद थे, क्यों बंद थे, ताकि भाई ये जितना भी वेंट्रिकुलर ब्लड है वो अयोटा के अंदर ही जाए, वापस एट्रिया के अंदर ना जाए, इसकी वजह से बंद हो गया था. लेकिन जैसे ही हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स स्टेट में आएगा, हमारा जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. By the pressure into the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins, the blood once again move freely to the ventricle. The ventricle and aorta are now again in a relaxed यानी कि joint diastole state में आ गए. As earlier, soon the SA node, हम इसको बोल सकते हैं SAN node. SA node generate a new action potential, and the event described above are repeated in that sequence and the process continues. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको वापस से समझते हैं. वापस से एक हार्ड बनाते हैं, पूरे डायरेक्शन के साथ बनाएंगे. लाइंस इसमें आई डोंट थिंक सो कि लाइंस इतना इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके पीछे के कंसेप्ट को समझो. कंसेप्ट इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल हम अच्छे तरीके से हार्ड बनाते हैं, ठीक है. अभी ये रिवीजन वाला टाइम है, ठीक है, दिस इज द रिवीजन वाला टाइम. मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ अयोटा का, ठीक है. समझो अभी दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है, फर्स्ट पोजीशन यानी कि जॉइंट डायस्टोल है.
जॉइंट डायस्टोल, या मैंने आपको भी जस्ट बताया डायस्टोल यानी कि रिलैक्स्ड बायोलॉजिकल टर्म में स्पेशली फॉर द हार्ट्स। अब क्या होगा, ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल डाला, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करी। जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो याद रखना रिलैक्स स्टेट में रिलैक्स स्टेट में बेसिकली 70% जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में 30% ऑफ द ब्लड मूव करता है वेंट, मतलब पहले तो ऐसे ही ओपन होता है जॉइंट डायस्टोल में, तो जितना भी ब्लड है वो ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल में तो पहुंच ही जाता है। लेकिन जब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल देता है तो ऑटोमेटिकली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है जितना भी रिमेनिंग 30% ब्लड था वो ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अभी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, देन एट्रिया रिलैक्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एट्रियल पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि एट्रियल सिस्टोल होगा, एंड देन क्या होगा, डायस्टोल होगा, देन क्या होगा, डायस्टोल होगा। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो वेंट्रिकुलर ब्लड है ना, वो अगर हम अयोटा की बात करेंगे तो ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट करवानी है, उसके लिए हमें वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ऐसे नोड लोकेशंस तो आपको पता है, हम लोकेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि लोकेशन में जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ऐसे नोड अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो सेंड करेगा एवी नोड को, एवी नोड अपना एक्शन पोटेंशियल सेंड करेगा बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस अपना एक्शन पोटेंशियल सेंड करेगा पुरकिंजिस फाइबर को, और ये पुरकिंजिस फाइबर ऑल ओवर वेंट्रिकल फैले हुए हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पुरकिंजिस फाइबर के पास जाएगा हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो सेमिल्यूनर वैल्व है, किसका वैल्व है, ये हमारे अयोटा और आर्टरी का वैल्व है, ताकि बैकफ्लो को प्रिवेंट कर सके। कॉन्टैक्ट करेगा, फोर्स आएगा, ये वैल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जितना भी वेंट्रिकुलर ब्लड है वो इस अयोटा के अंदर चला जाएगा। जैसे ही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है अयोटा के अंदर चला जाएगा, हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्समेंट हो जाएगा। वेंट्रिकुलर जैसे ही रिलैक्स करेगा, हमारा ये जो वैल्व जो फोर्स ओपन बंद था, जो फोर्सली बंद था, वो अभी रिलैक्स स्टेट में वापस ओपन हो जाएगा, और वो प्रोसेस वापस से कंटिन्यू होगा 70% एंड देन 30% वाला। बहुत ही इजी है। इसमें देखा है तो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो आपके बेसिक टर्म्स है ना, जैसे कि ट्राइकस्पिड वैल्व, बाइकस्पिड वैल्व, वही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको ये थ्योरी नहीं भी समझ में आ रहा है इट्स ओके, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि एक्सप्लेन करो को फ्लो कैसे जा रहा है। आपको क्वेश्चन ऐसे नोट के बारे में, एवी नोट के बारे में ये आ सकता है सीक्वेंस, कि एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रैवल करता है, इसका याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूछेगा कि ट्राइकस्पिड किन वैल्व का नाम है, किन दो के बीच में पाया जाता है, बाइकस्पिड किस में पाया जाता है, सेमिल्यूनर वैल्व किसका वैल्व है। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपको ये वापस समझना है, आई वांट यू टू रिवाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो और वापस देखिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इफ यू वांट हम एक बार और इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो एक और बार समझते हैं बोल क्या रहा है। देखो अभी हम ओरली समझते हैं, तो कार्डियक साइकिल होता क्या, स्टार्टिंग से समझते हैं कि कार्डियक साइकिल भाई एक बीट के अंदर ब्लड कैसे मूव करती है वो हमें बताया। देखा जाए तो सब कुछ पैसिवली होता है, बिकॉज वी आर इन ए ग्रेविटी, सब कुछ ऑटोमेटिकली वैल्व ओपन होगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। बट पूरा ब्लड, मतलब वी वांट मैक्सिमम ब्लड टू बी सर्क्यूलेटेड, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होना इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कुछ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजिस फाइबर एंड सो ऑन। कंडीशन स्टार्ट होती है जब दोनों भी रेस्ट स्टेट में होते हैं, और यहाँ पर रेस्ट स्टेट को ही हमने डायस्टोल बोला है और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को हमने सिस्टोल बोला है। तो फॉर एग्जांपल कंडीशन समझते हैं कि एट्रिया भी रेस्ट में है, वेंट्रिकल भी रेस्ट में, जिसे हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे तो भाई जॉइंट डायस्टोल में ऑटोमेटिकली फिलिंग हो रही है, क्योंकि वैल्व ओपन है, जो भी एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है वो ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे जो रिमेनिंग 30% ऑफ द ब्लड है उसको भी हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ताकि वो भी वेंट्रिकल के अंदर चले जाए। तो वो रिमेनिंग 30% होता है बाय कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, एसए नोड अपने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। अभी क्या होता है, मोस्टली ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अभी भाई वेंट्रिकल के अंदर स्टोर तो करना नहीं, हमें इसको सर्कुलेट करवाना है अपनी प्रॉपर पोजीशंस पे। उसके लिए वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा।
वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है एसए नोड, लेकिन वो बोलते ट्रैवलिंग होती है। कैसे ट्रैवल करता है? एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजियस फाइबर। जैसे ही एक्शन पुरकिंजियस फाइबर के अंदर जाता है, जो वेंट्रिकल्स के अंदर स्प्रेड आउट है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो सेमिलुनर वाल्व है किसका? अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी का, जो बैक फ्लो ऑफ दोज पर्टिकुलर आर्टरीज एंड अयोटास को प्रिवेंट करता है, वो ओपन हो जाता है, फोर्स्ड ओपन होता है, और ब्लड क्या करता है वेंट्रिकल से? वो रिस्पेक्टिव अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर चला जाता है। जैसे ही जाता है ऑफकोर्स उसके बाद तो वो ऑल ओवर सर्कुलेटरी पाथवे में चला जाता है, सर्कुलेशन होता है और वांटेड प्लेस पे सर्कुलेट हो जाता है। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका काम खत्म हो गया, जितना भी वेंट्रिकुलर ब्लड था वो चला गया, वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। वापस से जो वाल्व, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो फोर्सली क्लोज हुए थे जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, क्यों क्लोज हुए थे? कि भाई जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भाई ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड को क्लोज तो होना पड़ेगा। अगर क्लोज नहीं हुआ तो भाई मोस्टली ब्लड जो कहाँ है वो वापस एट्रियम में चला जाएगा, वापस वो बैक सीरीज को फॉलो करेगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसी की वजह से वो फोर्स्ड बंद हो जाता है। बट जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में आता है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और वही 70% पैसिव फीलिंग, 30% कॉन्टैक्टिंग वाला फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आई होप इतना क्लियर है। देखा जाए तो इसकी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने आपको बताया बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप सोचोगे नहीं भाई जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस समझना है, जस्ट वेट ऑफ टाइम। आपको अभी जो सिर्फ एनसीईआरटी को समझना है, उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको याद रखनी है, ठीक है? बिकॉज नीट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस एंड दैट्स इट। लर्निंग एंड गिविंग आउट वट एवर यू हैव लर्नड, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वो बहुत कैलकुलेशन है कि कितना ml ऑफ ब्लड पंप होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? अब क्या बोल रहा है देखो, these sequential event in heart which is cylindrically repeated is called as cardiac cycle। जैसे कि मैंने बताया एक बीट के अंदर क्या होता है, पूरी कार्डियक साइकिल को अभी हमने समझा। एंड कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंड डायस्टोल, ठीक है, ऑफ बोथ द एट्रियाज एंड वेंट्रिकल, ठीक है, बोथ एट्रिया। एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि हमने प्रीवियसली भी मेंशन किया था, द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। कि मैंने अभी देखा कार्डियक साइकिल में एक बीट के अंदर क्या होता है, ऐसी ना 72 टाइम्स बीट करता है वो एक सिंगल मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर। दैट इज मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट। फॉर दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। यानी कि एक पूरा कंप्लीट होने में अगर 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड्स में, तो एक बीट में जितना पूरा कार्डियक साइकिल होता है ना वो 0.8 सेकेंड ही लेता है। आपको ये सब नंबर याद रखना, 72 टाइम्स 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकुलर पम्प्ड आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मैंने आपको बोला था ना कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू अयोटा एंड आर्टरीज पास आउट होते हैं। कुछ मतलब कितना, यहाँ पे बोला है 70 ml। और ये 70 ml जाता है ना, इसको हम वैसे नहीं बोल सकते 70 ml जाता है, इसको हमने एक नया नाम दे दिया स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट, यानी कि एक बीट के अंदर ना, मतलब एक बीट के अंदर कितना जाता है 70 ml, ठीक है? लेकिन हमें तो भाई 72 टाइम्स देखना है, एक मिनट के अंदर देखना है। तो वो एक मिनट के अंदर जब भी हम देखेंगे उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, ठीक है? यानी कि सिर्फ 70 ml इस स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि जो एक बीट के अंदर होता है, लेकिन हमें एक मिनट के अंदर देखना है जिसको हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, ठीक है? Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of the blood pumped out by each ventricle per minute. एवरेज कितना होता है 5000 ml। तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, 72 इंटू 70 करेंगे तो 5000 ml, यानी कि 5 लीटर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल होना चाहिए फॉर अ मिनट। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि 70 ml कभी कभार ये 80 भी हो सकता है, कभी कभार ये 90 भी हो सकता है, कभी कभार 70 भी हो सकता है। हम ऑल्टर कर सकते हैं, किस बेसिस पे ऑल्टर कर सकते हैं? एज वेल एज द हार्ट रेट, यानी कि जो 70 to 72 टाइम्स देखा हमने वो भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट वुड बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। ये
कार्डियक आउटपुट को ऑल्टर करने के लिए वी नीड अ प्रैक्टिस। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जो एथलीट्स होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिनको ऑक्सीजन डिमांड फॉर एवरी सेल्स इज मच हायर देन अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन, जो इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है। सो जो एथलीट होता है वो ऑल्टर कर सकता है अपनी हार्ट बीट को और अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? एक बीट के अंदर कितना वेंट्रिकुलर ब्लड पंप आउट हो सका, अगर उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 72 टाइम्स से, विच इज 1 मिनट के अंदर कितना हुआ, उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब पता होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट का मतलब पता होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एवरेज हेल्दी मैन के अंदर कितना ब्लड पंप आउट होता है विच इज 5 लीटर्स, वो पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ऑल्टर कर सकते हैं हम कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। यस वी कैन ऑल्टर। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है एथलीट्स। During each cardiac cycle, 2 prominent sounds are produced which can be easily heard through the stethoscopes. As a doctor के शान stethoscopes के अंदर जो हम हार्ट बीट सुनते हैं वो ये कार्डियक साइकिल के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट साउंड होता है लब एंड एसोसिएटेड होता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। यानी कि जो हार्ट बीट देखते हैं धक धक धक, वो धक धक नहीं होता है, उसका एक्चुअल साउंड होता है लब डब, जो हमें स्टेथोस्कोप में सुनने में लगता है धक 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 आवाज आ रही है, बट वो एक्चुअली में नहीं होता है। देख लो, ये नॉन बायो स्टूडेंट को पता चलेगा ना तो शॉक हो जाएंगे। इट्स नॉट धक धक, इट्स लब डब। ये साउंड कब प्रोड्यूस होता है? तो जैसे कि मैंने बताया था कि वेंट्रिकुलर जब फोर्सली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बंद होना चाहिए ताकि वो बैक फ्लो ना हो। तो फर्स्ट साउंड विच इज लब वो कब होता है? जब बाई और ट्राइकस्पिड बहुत जोरदार बंद होते हैं। तो ऑफकोर्स कोई भी दरवाजा बंद करूंगी, खोलने पे तो आवाज नहीं आता है ना, बंद करने पे आवाज आता है। तो जैसे ही बंद होगा देन वो क्या करेगा, लब का फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। एंड द सेकंड साउंड होता है डब। वो कब होता है? क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व। मैंने बोला था कि जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स स्टेट में आता है, सो जो सेमील्यूनर वेल्व होता है ऑफ अयोटा एंड आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, वो वापस से क्लोज हो जाते हैं। उसके क्लोजर पे सेकंड साउंड का हमें एक्सपीरियंस होता है विच इज डब। एंड दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। और ये साउंड हमें बहुत कुछ बताते हैं। अगर ये साउंड प्रॉपर नहीं हुआ तो हमें पता चलता है कि भाई ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड में कुछ प्रॉब्लम है, सेमिलर वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम फटाफट ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर इसमें प्रॉब्लम आया तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है। बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा तो भाई जितना ब्लड पंप होना चाहिए उससे कम होगा। अगर कम होगा तो बॉडी की जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी तो बहुत सारी डिजीजेज अराइज होगी। भाई ये बड़ी एस्टोनिशिंग बात है कि जो हम साउंड सुनते हैं इट्स नॉट धक धक, इट्स लब एंड डब। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते भाई, ये भी बहुत ही अजीब कहानी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो आजकल ये चलता है ना ये वाला साइन, दादा एक बार दिल की धड़कन कौन है, ये धड़कन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको आगे जाके पता चलेगी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ सुन के हमें लगता है कि जो डिजाइन है इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और इसे ये जो डिजाइन पैटर्न दिख रहा है ना, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। देख रहा है, ये जो जिस साइंटिस्ट ने दिया ना इसने अपोजिट नाम दे दिया। जो ग्राफ है वो एक्चुअली ग्राफ नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली में ग्राफ है वो ग्राफ ही नहीं है। समझ लो कुछ ऐसा। अब देखो भाई एनसीईआरटी में बड़ा फैंसी हो रहा है। यू प्रोबेबली पहले ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट अस डू दिस। ओके, हमने ये नहीं किया था ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी नेमिंग को, नेमिंग याद रखना। ये नेमिंग क्या बोल रहा है? वेना कावा जो ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम अपर बॉडी, अयोटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट करता है, पल्मोनरी आर्टरीज, पहले यहाँ पे देखते हैं, ऐसे नोड आपको दिख रहा है पेसमेकर, राइट एट्रियम है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, देखो नोड दिख रहा है आपको यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। कॉर्डेट टेंडन, इसका जिक्र आपको थ्योरी में नहीं देखने को मिलेगा, बट देख लो डायग्राम्स में इसका मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉर्डेट टेंडन होता है ना कि ये जो मैंने बोला कि 3 ट्राइकस्पिड तीनों अरेंज्ड है, वो किस पे मतलब कैसे अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्डेट टेंडन। ये राइट वेंट्रिकल है, ये एपेक्स है, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, दो वेंट्रिकल को जोड़ने का। लेफ्ट वेंट्रिकल है, बंडल ऑफ हिस है, लेफ्ट एट्रियम है। पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।
इजी था, सिर्फ कॉर्डेट टेंडन है आपको बताने के लिए मैंने आपको ये पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दिया। व्हाट इज कॉर्डेट टेंडन? जस्ट बोलते ना अटैच्ड होता है कि ये जो तीनों मसल्स है ना किस वे से, मतलब कैसे अटैच है ताकि उनका डिसजंक्शन ना हो पाए, वो एक जगह पे स्टेबल हो, उसके लिए फाइब्रस ज्वाइन कर दिया गया मसल से, जिससे हम कॉर्डेट टेंडन बोलते हैं। जस्ट सच, और कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल, ये याद कर लेना पोजिशनिंग के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी हम चलते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड ग्राम के ऊपर। यहाँ पे भी ना हमारा जो एनसीईआरटी थोड़ा फिल्मी हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, कैसे फिल्मी हो रहा है देखिए। You are probably familiar with the scene from the typical hospital television show. भाई एनसीईआरटी पे टेलीविजन शो देखता है। A patient is hooked up to a monitoring machine that shows the voltage traces of screen and makes the sound पिप 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 पी। आपने देखो कि जब भी कोई बंदा वो एडमिटेड है, उसका सब प्लग इन किया हुआ है, तो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, मोस्टली यही दिखाते हैं। As the patient goes into the cardiac arrest, this type of machine को क्या बोलते हैं याद रखना, machine is called as electrocardiograph, is used to obtain electrocardiogram. This diagram is electrocardiogram, जिसको हम ECG बोलते हैं, is a graphical representation of the electrical activity of heart during the cardiac cycle. कि हमारा हार्ट किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है, उसको हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। एवरी कर्व, एवरी ये जो डाउन कर्व दिख रहा है, ये अपर कर्व दिख रहा है, ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है हमारे हार्ट के बारे में। और जो ग्राफ हमारे हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हम उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो याद रखना, पहली बार मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था, हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते ना, तो ग्राफ समझ के हमें लगता है कि भाई ये एक्चुअल वाला ग्राफ, नहीं, ग्राफ इज मशीन एंड ग्राम इज एक्चुअल द डायग्राम। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ECG, ECG कैसे मिलता है? A patient is connected to the machine with the 3, याद रखना 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 to each wrist में, यानी कि एक यहाँ पे और एक लेफ्ट एंकल में, पैरों में, एक लेफ्ट वाले पैर में एक रॉड को डालते हैं। That continuously monitors the heart activity for a detailed evaluation of the heart function. लेकिन हमें बेसिक ऊपर से नहीं करना है, एकदम डिटेल करना है कि हार्ट के पर्टिकुलर हर एक फंक्शन के बारे में जानना है। देन मल्टीपल लीड्स को अटैच करना पड़ेगा टू द चेस्ट रीजन। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ECG, जो नॉर्मल ECG होता है 3 इलेक्ट्रोड्स को यूज करके। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बॉडी के अंदर जस्ट चिपका दिया जाता है कि ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम मॉनिटर कर सकें। अब यहाँ पे हर एक पीक, हर एक डाउन स्लच कुछ ना कुछ को रिप्रेजेंट करता है। तो देख रहे हो यहाँ पे आप सीख रहे हो ना, डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आप लोगों को, कि आप ECG को पढ़ना सीख रहे हो। ECG यानी कि आप सिर्फ टीवी में देखा होगा, वो पैटर्न्स आप जस्ट बना लेते हो, वो पैटर्न्स बना लिए, लेकिन आप समझोगे एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इजंट इट दैट इंटरेस्टिंग? ठीक है, क्या बोलते हैं देखो, ईच पीक ऑफ ECG इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर P to T, यानी कि आपने देखा होगा हर एक पीक, छोटा पिक P बता रहा है, ये डाउन वाला पिक Q बता रहा है, ये सबसे बड़ा वाला पिक R बता रहा है, देन डाउन वाला S बता रहे हैं, T बता रहा है। तो आपको देखो डायग्राम्स भी याद रखना है, P Q R S T किसको दिया है वो भी याद रखना है, ठीक है। दैट करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यहाँ से भाई क्वेश्चंस की भंडार स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है ना, एनसीईआरटी अगर एफर्ट दे रहा है तो एक्सपेक्ट करना कि एनसीईआरटी भी आपसे एफर्ट वाले क्वेश्चंस पूछेगा। तो अगर आपको एनसीईआरटी सिखा रहा है कि ECG को कैसे रीड करते हैं, तो क्वेश्चंस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगेन बायो का एक और नया नियम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे भी, डीपोलराइजेशन, यानी कि एक्साइटेशन को, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट को डीपोलराइजेशन। तो आपने देखा है ना कि एक ही चैप्टर में वो वर्ड एक ही है नॉर्मल इंग्लिश में, कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन कार्डियक साइकिल में उसको सिस्टोल नाम दे दिया, यहाँ पे ECG में इसको डीपोलराइजेशन का नाम दे दिया। तो हर एक सेक्शन मतलब वही है, लेकिन हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट नाम रख दिया। देखा जाए साइंटिस्ट अपना काम इजी करने के लिए और स्टूडेंट का काम बिगाड़ने के लिए ऐसा करते हैं, बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा अगर एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये नहीं बोलेगा ना कि भाई इसने कौन सा पढ़ा है। क्वेश्चन जो दिया रहेगा टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन आएंगे, isn't it? अब देखते क्या बोल रहा है ये। The P wave represent the electrical excitation or polarization of atria, यानी कि ये जो P वाला
अपर दे रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि भाई अभी एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने बताया ना पहले, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो जितना भी रिमेनिंग बचा कुछ ब्लड है वो पूरा वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? पी वेव रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। याद रखना, डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करवाना, विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एनसीईआरटी अच्छा है भाई। देन ये कॉम्प्लेक्स देखो, तो क्यू आर एस, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना क्यू आर एस वाला कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये बताता है कि भाई अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया ना पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा ब्लड जो भी बचा कुछ आएगा वो वेंट्रिकल्स में आएगा। अभी हमारी बारी किसकी है? वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये जो पीक बता रहा है क्यू आर एस पीक, ये क्या बताएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole. Systole यानी contraction की start करेगा. It's like a contracted state. ठीक है? अभी next क्या बोल रहा है? देखो, next बोल रहा है the T wave. अभी आपको T wave दिख रहा है यहाँ पे, T wave. This is the T wave. The T wave represents the return of the ventricular from excited to normal state repolarization. तो यहाँ पे रिलैक्स स्टेट को रिपोलराइजेशन का नाम दिया हुआ है। यानी कि टी वेव का रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन वेंट्रिकल वापस अपने रेस्ट स्टेट में आएगा, मतलब इतने देर तक वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, देन वो रेस्ट स्टेट में आएगा ना, वो टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन वापस पी क्यू, देन वापस पी क्यू आर एस, वो फॉलो होते जाएगा। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव खत्म, यानी कि अब बस भाई कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से रिलैक्स स्टेट में आ जाओ। तो जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा वो एक ग्राफ के अंदर समझाया हुआ है। ग्राफ पढ़ना आ गया तो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं वैरायटी बता देती हूँ। क्वेश्चन आएगा कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। डी आपको एक्साइटेशन वाला वर्ड नहीं यूज करेगा, डीपोलराइजेशन वर्ड यूज करेगा। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट नहीं बोलेगा, डीपोलराइजेशन वर्ड यूज करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? सो आगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ऑब्वियसली क्यों बोला गया कि और इन्फॉर्मेशन देते हुए इस इलेक्ट्रोग्राम के बारे में कि भाई देखो क्या बोल रहा है कि ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन द गिवन पीरियड। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स क्या बताता है कि कितना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कितना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वही तो हार्ट बीट बताता है ना, जो 70 to 75 टाइम्स होता है, 72 टाइम्स होता है, राइट। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओ भाई क्या इंपॉर्टेंट बात बता दी, हमें तो पता ही नहीं था। Since the ECG obtained from the different individual have roughly the same shape of the given lead information. So ये जो शेप अभी बताया हुआ है ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, ये ना देखा जाए तो रफली सभी में सेम ही होता है। ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स द पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीज। ये एक आइडियल केस है, इससे थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा तो वो क्या बताएगा कि भाई उस बंदे या बंदे के अंदर कुछ ना कुछ डिजीज है हार्ट रिलेटेड, एंड हेंस इट इज़ ऑफ द ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इससे की वजह से ये जो इलेक्ट्रोग्राम है और ये जो इलेक्ट्रोग्राफ है, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है फॉर द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने एक बार स्टडी कर लिया और किसी को भी एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चल जाए कि भाई डेविएशन है, तो हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप इतना क्लियर है। इसके हर एक लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी सिंगल वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, एवरी सिंगल लाइन इज इम्पॉर्टेंट। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, विच इज डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? हमने देखा था सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अभी हम समझेंगे डबल सर्कुलेशन, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों बार कंप्लीटली सेपरेटली सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी के अंदर विदाउट मिक्सिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डबल सर्कुलेशन। बेसिकली हम मैमल्स के अंदर बात करेंगे कैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इनमें हेल्प करती है और कैसा पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, एज मेंशन्ड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल की बातें की गई है, एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, ओके क्या बोल रहा है कि as mentioned earlier the blood pumped by the right ventricle,
right ventricle enters the pulmonary artery whereas the left ventricle pumps the blood into aorta। हमने समझा था कि ये आर्टरी के पास जाएगा राइट वेंट्रिकल्स की जितनी भी सामग्री की जितने भी ब्लड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो अयोटा के अंदर जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो आर्टरी के पास यहाँ पे आया था ना, इज देन पास ऑन टू द लंग्स। अभी वो आर्टरी के पास गया है, पल्मोनरी आर्टरी के पास गया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो ऑफकोर्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स, और वहाँ से क्या होगा, जैसे ही वो ऑक्सीजनेशन होगा वो कौन लेके आएगा वापस, वेन लेके आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। समझ में आ रहा है कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, कि सबसे पहले ये जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट के अंदर से जितना भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वेना कावा लेके आया था पूरी बॉडी से, वो क्या करेगा, वो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा। राइट वेंट्रिकल्स से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी उसको किसके पास लेके जाएगी, लंग्स के पास लेके जाएगी। लेट मी रब दिस, यहाँ पे मैं लंग्स लिखती हूँ। वो कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स पे लेके जाएगा। कौन लेके जा रहा है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो एक्सेप्शन था। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ठीक है, ये कौन लेके आएगा, वेन्स लेके आएगा। ये क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया में होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से ही हार्ट तक, दिल का रिश्ता दिल तक इज नथिंग बट अ प्राइमरी विच बोले पल्मोनरी सर्कुलेशन। This is called as pulmonary circulation. This pathway constitutes the pulmonary circulation. So ऐसा circulation जो दिल से आता है और दिल पे खत्म हो जाता है, that is nothing but a pulmonary circulation. जो oxygenated blood है entering the aorta is carried out by the networks of arteries, arterioles and capillaries to the tissues from where the deoxygenated blood is collected by the system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. अभी यहाँ से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में जाएगा। अभी अयोटा क्या करेगा, पूरे बॉडी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी है, ये पूरे बॉडी के अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये बॉडी ऑक्सीजन यूज करके क्या छोड़ेगी, क्या अपने अंदर से रिलीज करेगी, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वापिस आके वेना कावा ये सबसे राइट एट्रियम में मिल जाएगा। दिस इज अ सिंपल सर्कुलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि कहीं ना कहीं सिस्टम और हार्ट के बीच में आदान प्रदान हुआ है, दैट इज नथिंग बट अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। व्हाट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिल से दिल तक का रिश्ता, सॉरी इट्स नॉट अ रिक्शा, इट्स रिश्ता। और सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं बॉडी और यहाँ पे ब्लड का आदान प्रदान हुआ, दैट इज नथिंग बट अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। The systemic circulation provide nutrients, oxygen and other essential substances to the tissues and take carbon dioxide जिससे deoxygenation होता है and other harmful waste away for the elimination। तो देख रहे हो यहाँ पे बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज आउट किया, ये अगेन वेन्स एंड वेनलेट्स एंड कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, ये राइट एट्रियम में डंप हो जाएगा थ्रू वेना कावा, कुछ आर्टरीज, ये सबसे राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर जाएगा और वापस से सेम प्रोसेस फॉलो होगा। A unique vascular connection exhibit between the digestive tract and liver called as hepatic portal system। कि जैसे कि मैंने बताया डीऑक्सीजनेशन हुआ, यानी कि लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो मैंने बोला डीऑक्सीजनेशन हुआ, वो डायरेक्टली कुछ वेन्स एंड वेलनेट क्या करेंगे, उसको वेना कावा के अंदर डालेंगे, वेना कावा इसको राइट एट्रियम में डंप कर देगा। बट ये डायरेक्टली ना जाके दो सिस्टम हमें देखने को मिले हैं बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर के बीच में। हमने देखा कि वो जो आर्टरीज है थोड़ा मुड़ लेती है, उसको जाना तो इस रास्ते चाहिए था लेकिन वो ना अपना रूट थोड़ा सा चेंज कर लेती है। उस चेंज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करता है, ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of a blood to and from the cardiac musculature। अब ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है, हमें पता है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेशन के साथ साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है। बट उतना वेस्ट मटेरियल हार्ट में जाना इज नॉट एट ऑल गुड, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो क्या करता है, कुछ कुछ आर्टरीज एंड वेन्स अपना ना रास्ता मोड़ लेती है, रास्ता चेंज कर लेती है। उस चेंज रास्ते को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम।
वो चेंज रास्ता कहाँ पे जाता है, लिवर में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से एलिमिनेट हो जाता है, लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, एंड देन वापस क्या होता है, वो मिल जाता है इस वेन्स, वेलनेट्स एंड वेन्यूल्स के अंदर, वेना कावा के अंदर जाता है, वो प्रोसेस अगेन फॉलो अप होता है। यहाँ पे एक और सर्कुलेशन की बात की है, कोरोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन? भाई हार्ट पूरे बॉडी को सर्कुलेट करवाता है, हमारे लंग्स के अंदर सर्कुलेट करवाता है, लेकिन भाई हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए ना, टिश्यूज चाहिए, उनको ब्लड्स चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनके भी मसल्स है, उनकी भी सेल्स है ना, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए जो ब्लड कैरी करता है। सो ऐसे सिस्टम, ऐसा कैपिलरीज, ऐसे वेसल्स जो हार्ट के अंदर जो क्या बोलते हैं ना, पूरा ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस करते हैं हार्ट के अंदर ही, दैट इज कोरोनरी सिस्टम, मतलब खुद के अंदर। भाई आप खाना दूसरों को खिला रहे हो, आपको भी तो भूख लगी होगी ना, तो खुद को फीडिंग, सेल्फ फीडिंग सिस्टम इज नथिंग बट कोरोनरी सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी ये ना एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि कैसे ब्लड फ्लो करता है, जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हम इसको समझते हैं। अब क्या बोल रहा है कि देख रहे हो आप लोग यहाँ से कि कैसे ये आर्टरी है, ऐसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बट एक्सेप्शन है पल्मोनरी के केस में। पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो ब्लड देखो, यहाँ पे इन्होंने ब्लड ने क्या किया, बॉडी पार्ट ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया वेन्स को। सो ये वेन्स कैरी कर रहे हैं वेना कावा के थ्रू, वेना कावा क्या कर रहा है, इसको राइट एट्रियम के अंदर पुट ऑन कर रहा है। राइट एट्रियम कहाँ पे जाएगा, आर्टरीज के पास जाएगा। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होगा, ये पल्मोनरी वेन उसको लेफ्ट एट्रिया के अंदर लेके आएगा, लेफ्ट एट्रिया देन पंप आउट करेगा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा के थ्रू फुल बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो ना आर्टरीज का थोड़ा सा दिखाया हुआ है और वेन्स का दिखाया हुआ है। एंड मैंने एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा था ल्यूमन के बारे में, लोग फोकस नहीं करते। आप देखोगे आर्टरी का जो ल्यूमन है, जो ये होल है, बहुत ही पतला है। ऑन दी अदर हैंड वेन्स का जो ये ल्यूमन है वो बहुत ही ब्रॉडर है। स्मूथ मसल का जो थिकनेस है वो वेन में कम है। ऑन दी अदर हैंड स्मूथ मसल का थिकनेस आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और लेबलिंग में देख लेना, स्मूथ ल्यूमन इज जस्ट अ होल, ये जो आप होल दे रहे हो जहाँ से एक्चुअल में ब्लड फ्लो करेगा, और ये स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये ल्यूमन है स्मूथ मसल्स, यानी कि डायलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इंजरी होती है वहाँ पे रेडनेस बढ़ जाता है, यानी कि डायमीटर ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज बढ़ जाती है। ये स्मूथ मसल के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे क्या दिया कि सिंपल सिनेमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। अपार्ट फ्रॉम इट आपका कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हार्ट है, आपको सिर्फ एरोस को प्रोसीज इस जैसे सर्कुलेटरी पाथवे, आपको एरोस को फोकस करते हुए जाना है, बस एक सिंपल क्लियर कट डिवीजन अपने ब्रेन के अंदर रखना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अभी ना कुछ कुछ देखा जाए तो हमने बोला था कि भाई ऑटो जनरेटेड है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं होती है ब्रेन की सिग्नलिंग की, लेकिन हाँ कुछ कुछ वक्त पर होती है। ब्रेन का कुछ कुछ पार्ट हार्ट के सर्कुलेशन से इन्वॉल्व होता है, रिलेटेड होता है। कैसे होता है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब अगर नॉर्मली फंक्शन कर रहा होगा तो भाई ऑटो रेगुलेटेड है, ऑटो जनरेटेड है, उसको ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। बट क्यों नहीं होती है, बिकॉज उसके पास एक स्पेशलाइज मसल होता है, इसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। हमने नोडल टिश्यू पढ़ा था, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, देन पुरकिंजिस फाइबर, ये सब हमारे पास क्या है, नोडल टिश्यूज है। और इसीलिए हम हार्ट को ना मायोजेनिक बोलते हैं। वाट आर मायोजेनिक, यानी कि ऑटो रेगुलेटेड इज नथिंग बट अ मायोजेनिक, उसको ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है फॉर अ फंक्शनिंग। बट एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा में, can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system. Neural signal through the sympathetic nerves can increase the rate of a heartbeat, the strength of ventricular contraction, and thereby the cardiac output. On the other hand, parasympathetic neural signal, another component of ANS, decreases the rate of a heartbeat, speed of conduction of action potential, and thereby the cardiac output. Adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output. Very simple, बोलना क्या चाह रहा है देखो, ये पूरी चीज़ का एक ही शॉर्ट में समझा जाए तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हमें पता है कि व्हेन वी आर फ्राइटेंड,
से हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, बोलते ना माई हार्ट बीट इज इंक्रीजिंग। जब आप बहुत ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो आपका हार्ट बीट एक नॉर्मल पेस पे चलता है। लेकिन जब आप फ्लाइट मोड पे होते हैं, यानी कि जब आप बहुत ही सीवियर सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो उसमें हार्ट बीट बढ़ने का रीज़न क्या होता है भाई? यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रेन है, जब हम फ्राइटेंड मोड में होती है हमारी ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है और हमारी ब्रेन हमारी जो हार्ट है उसको सिग्नलिंग देती है। तो वो सिग्नलिंग कैसे होता है? बिकॉज इट्स ऑल्सो अ कंडीशन। सो एक स्पेशल न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है मेड्यूला में, ठीक है, जो मॉडरेट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है कार्डियक फंक्शन। किसके थ्रू? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें फर्दर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर आप पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ नाम याद रखिए। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में क्या करते हैं वो? कार्डियक फंक्शन को थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। इट्स जस्ट अ बंच ऑफ नर्व्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिग्नल टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट होता है एएनएस का। ये क्या है एएनएस, क्या है सिंपैथेटिक नर्व्स, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको फर्दर चैप्टर में मिल जाएगा, बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ नाम याद रखिए। जैसे फ्लाइट मोड पे होते हो तो ये नर्व्स क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्व होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये एक्शन पोटेंशियल भेजता है हमारे हार्ट को, और उससे क्या हो जाता है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा तो ऑफकोर्स हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम बहुत रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उसी का एक पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, जो क्या कर देता है, भाई बड़ा है तो उसको डिक्रीज भी करना पड़ेगा ना, तो डिक्रीज भी एक बंच ऑफ न्यूरल सिस्टम करते हैं जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, जो क्या करती है, डिक्रीज करने में, नॉर्मल करने में हेल्पफुल होती है। स्पीड ऑफ कंडक्शन, पोटेंशियल और कार्डियक आउटपुट को बैक टू नॉर्मल लाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। बट एड्रिनल मेड्यूला एक और हार्मोन होता है जो इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट। ये आपको किडनी के ऊपर ना एक ग्लैंड मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड। उसमें भी ये भी हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अस इन अ फियर सिचुएशन। ये भी हार्मोन क्या कर सकता है, कभी कभार ट्रिगर कर सकता है हमारे कार्डियक आउटपुट को। तो भाई ऐसा देखा जाए तो मायोजेनिक तो है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस में डिफरेंट हार्मोन्स भी कंट्रोल कर सकते हैं हमारे कार्डियक आउटपुट को। उसका पहला एग्जांपल था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दे आर कॉन्ट्रेडरी, यानी दोनों अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है, उसी कॉन्ट्रैक्शन को कम करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। एक और ग्लैंड होगा जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। वो भी फ्राइट मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फियर सिचुएशन में वो भी क्या कर सकता है, ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, विच इज डिसऑर्डर्स। सिंपल मज़ेदार, ये पढ़ के आपको एमबीबीएस वाली फीलिंग आ जाएगी। ईजी है बट क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज दिस एग्जाम इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस एडमिशन इन एमबीबीएस, ठीक है। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, किस तरीके से डिसऑर्डर हो सकता है। सबसे पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये तो बड़े ही नॉर्मल है, नॉन बायो स्टूडेंट्स भी जानते हैं, बट ये एक्चुअली में क्या होता है, इसके एक्चुअल वैल्यूज क्या होती है, हम इसमें पढ़ेंगे। सो हाई ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट अ हाइपरटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर विच इज़ हायर देन अ नॉर्मल। मैंने बताया था कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि कुछ प्रेशर क्रिएट होता है ताकि उस प्रेशर से प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर सके और एक प्रॉपर प्रेशर मेंटेन हो सके ताकि सर्कुलेशन में ईज हो। लेकिन अगर ये प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ गया, जो नॉर्मल कितना होता है 120 to 180 होता है, 120 to 80 होता है, इट इज़ मेजर्ड एज 120 mm ऑफ Hg, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर होता है, जो बोलते हैं ना नॉर्मल यूनिट होता है। इज अ सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर। अगर मैं पूछूँ ये 120/80 ही किस वे से मेजर किया गया है, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर बता रहा है या तो पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mm ऑफ Hg इज द डायस्टोलिक प्रेशर और द रेस्टिंग प्रेशर। यानी कि एक बंदे का अगर नॉर्मल प्रेशर देखा जाए तो अगर 120 डिवाइड बाय, या हाइफन में बोल सकती हूँ 80 रहा तो इट्स नॉर्मल। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये 180 ये 80,
सॉरी ये 120 और ये 80 mm ऑफ Hg किस बेसिस पे मेजर है? ये 120 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 80 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सो 120 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 120 mm ऑफ Hg प्रेशर होना चाहिए जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो, या तो एट्रिया हो या तो वेंट्रिकल, कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो। लेकिन जब वो रिलैक्स स्टेट में हो, डजंट मीन कि रिलैक्स स्टेट मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, नहीं, रिलैक्स स्टेट मतलब कम प्रेशर है। कितना प्रेशर है? 80 प्रेशर है। नॉर्मली कितना होता है? 120/80, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा प्रेशर हो गया, इट क्रिएट्स द हाइपरटेंशन। इफ द रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, अगर ये 20 बढ़ गया यानी कि 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा, अगर उसका कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट का प्रेशर 140 हो गया या रिलैक्स स्टेट का प्रेशर 90 हो गया, तो उसको हम उसको बोलते हैं 140/90 और हायर, it shows hypertension. High blood pressure lead to heart diseases and also affect vital organs like brain and kidney. Very very important. हाइपरटेंशन नॉर्मली सभी को पता होती है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू नॉर्मल कितना होता है? 120/80। 120 रिप्रेजेंट करता है जब वो सिस्टोलिक प्रेशर हो, यानी कि जब कोई भी एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो, और 80 रिप्रेजेंट करता है कि जब वो रेस्टिंग स्टेट में हो, जब वो अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो, तो कितना प्रेशर होना चाहिए ब्लड का, जो नॉर्मली 80 होता है। लेकिन अगर इससे बड़ा 140/90 या 140/90 हो गया, सो इट इज़ नथिंग बट इट इंडिकेट्स द हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही हानिकारक होता है, इससे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, ब्रेन, इसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। तो आपको वैल्यूज याद रखनी है 120/80 और 140/90। नॉर्मल प्रेशर क्या है? 120/80 और हाइपरटेंशन वाला प्रेशर कितना है? 140/90, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट है CAD, CAD विच इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो अफेक्ट करता है ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मसल्स। It is caused by the deposit of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of the artery more narrower. यानी कि मैंने आपको बताया था कि भाई हार्ट जो पंप करता है ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, हार्ट को भी तो ज़रूरत होती है ब्लड के लिए। तो जो सिस्टम हार्ट को ब्लड पहुंचाता है दैट इज द कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी आर्टरी सर्कुलेशन यह सिस्टम होता है। अगर इसमें ही कुछ अफेक्ट हो गया, इसमें कोई डिजीज हो गया, तो उसे हम बोल देंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको हम बेसिकली अनदर वर्ड में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है, उसके अंदर डिपॉजिट हो जाना कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, किसका कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रस टिश्यूज का। अगर इसका डेपोजिशन हो गया तो नैरो जो ल्यूमन है वो और छोटा हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अगर हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया तो इट कैन कॉज टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइना। ये भी एक डिफरेंट बोलते ना एक्टिविटी है, डिफरेंट डिजीज है। इसको क्या बोलते हैं? एंजाइना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं हम इसे, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब धीरे धीरे से क्या होगा, चेस्ट पेन जैसा फील होगा। अपीयर व्हेन नो ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाना, फैट डिपॉजिट हो जाना, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना, यानी कि हार्ट को जो सिस्टम ब्लड सर्कुलेट करवाता है उसके जो आर्टरीज है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाना, दैट इज नथिंग बट अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, नो इनफ ऑक्सीजन, यानी कि जितना ऑक्सीजन हार्ट के पास पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, एंड दैट इज वाई क्या होता है, एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। ये ऐसा नहीं एज स्पेसिफिक है कि बूढ़े हो गए, बहुत ओल्ड एज हो गया तो हमारे आर्टरीज है ये सब वीक हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एज के हो सकते हैं। बट इट इज मोर कॉमन अमॉन्ग मिडल एज एंड एल्डरली, लेकिन जो मिडल एज पीपल होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। और ये किसके लिए होता है, एंजाइना के अंदर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सिम्टम याद रख लेना कि इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, इसी की वजह से चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ट फेलियर।
हार्ट फेलियर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ अ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। अभी हार्ट फेलियर, अभी मैं बोलूंगी लाइफ में फेलियर क्या होता है कि कोई काम जो हमें मिला है, जो एक्टिविटी हमें मिला है, हम उसको सही से नहीं कर पा रहे। हार्ट की क्या एक्टिविटी है? पंप करना ब्लड को। सो हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट ना जो अपना उसको जो काम मिला है, जो पंपिंग ऑफ ब्लड, वो सही से नहीं कर पाता इन हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ अ बॉडी, इट इज समटाइम कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि जितना ब्लड उसको पंप करना चाहिए उतना नहीं पंप कर पाता है, एंड दैट इज वाई हम उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे वर्ड मेन सिम्टम आ गया तो याद, कंजेशन मतलब बहुत ही भारी भारी सा फील होना, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसके वजह से हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर दोनों ही डिफरेंट होता है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हार्ट को कार्य दिया गया है, जो काम दिया हुआ है, विच इज पंपिंग ऑफ द ब्लड, वो उस कार्य करने में, वो उस काम करने में फेल हो जाता है, विच इज पंपिंग ऑफ द ब्लड, इसी की वजह से हार्ट फेलियर होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट यानी क्या होता है कि व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, यानी कि हार्ट ने धड़कना बंद कर देता है। और हार्ट अटैक, जब हार्ट मसल्स ऑफ द सडनली गेट डैमेज बाय इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, हार्ट फेलियर, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको समझ में आएगा। क्या सबसे पहला हार्ट फेलियर, दूसरा आ गया हमारे पास कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा आ गया हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर का मतलब वो अपना काम करने में, पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं कर पाता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब, अरेस्ट का मतलब वो ना धड़कना बंद कर जाए, वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाए। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना या आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाए तो ऑफकोर्स इनएडुकेट ब्लड फ्लो होगा, दैट इज नथिंग बट ये बीटिंग करना स्टॉप हो जाता है। व्हाट इज हार्ट अटैक, जो बहुत ही कॉमनली लोग यूज करते हैं, जहाँ पे हार्ट के मसल्स ना डैमेज हो जाते हैं, यानी कि हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, व्हाट इज द हार्ट अटैक, जहाँ पे हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो आपको आई होप क्लैरिटी मिल गई हो, जैसे मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। आप वर्ड के साथ जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हार्ट फेलियर वो जो अपना काम, जो पंपिंग ऑफ द ब्लड है, वो नहीं कर पाता है। अरेस्ट हम बोलते हैं ना, अरेस्ट तो एकदम बोलते हैं ना, एकदम स्टिफ खड़े हो जाते हैं। अरेस्ट यानी कि वो बीट करना बंद कर देता है। ऑन दी अदर हैंड हम अगर बात करेंगे हमारी कार्डियक मसल जहाँ पे खराब होती है हार्ट अटैक के अंदर, वहाँ पे मसल्स की खराबी हो जाती है इन हार्ट अटैक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आपको एक एक लाइन समझ में आई होगी। इफ सो प्लीज रिवाइज करते रहिए। अब हम मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ इन द अपकमिंग लेक्चर। यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी। टिल देन पढ़ते रहिए। बायो इज सुपर डुपर इजी। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी डू लेट मी नो, ताकि हम साथ में मिलकर टैकल करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, जहाँ पे हम एवरी एनसीईआरटी लाइन साथ में पढ़ रहे हैं और साथ में वर्ड मीनिंग्स को, जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को भी साथ साथ में क्लियर करते जा रहे हैं। सो टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Bye bye.